गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं हमारी बुक का लास्ट लेसन, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। लेसन नंबर 20, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। बच्चों, इस लेसन में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो स्वच्छता के ऊपर और दूसरे ठोस कचरा प्रबंधन के ऊपर कि ठोस कचरा प्रबंधन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए पहले तो कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि सफाई या आसपास जो है वो गंदगी ना फैलाना ही स्वच्छता कहलाता है। और ये स्वच्छता की जो बात है वो हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और हमारे जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, पर्यावरण, हर क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के ऊपर काफ़ी जो था वो उसको महत्व दिया गया है। और प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंदर भी जो शिष्य होते थे उनको स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, बीमारी फैलाने वाले कचरे से जो था वो उसके कचरे के पीछे कारण जो थे वो क्या क्या होते हैं, या तो पारिवारिक कारण हो सकते हैं या फिर कारखानों से जो दूषित जल है, या मानव या पशुओं का जो ठोस कचरा है, या कृषि से संबंधित कचरे हैं उसके अंदर शामिल है। तो इन सब कचरों से या इन सब गंदगी की वजह से ही आसपास में जो है वो बीमारियां फैलती हैं। ठीक है। अब इस स्वच्छता के बारे में जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या पर विचार देता है या किस तरह से उसको परिभाषित करता है। तो पहली बात तो वो ये कहते हैं कि लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालय, दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों एवं उपायों को करने की आवश्यकता है। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो ये कहता है कि जो लोग हैं उनको स्वच्छ रहने के लिए या स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो शौचालय है या जो गंदा पानी है उससे जो था वो खुद को स्वच्छ रखने के लिए और उन गंदगी फैलाने वाले जो तत्व हैं उनको दूर रखने के उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव के मल मूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण कर सके। यानी स्वच्छता का आशय उन चीज़ों से है या उन उन तत्वों से है जिससे व्यक्ति के जो मलमूत्र है या कचरा है उससे अपने आप को वो सुरक्षित रख सके। फिर उसके बाद में कहते हैं कि बहुत से जो व्यवसायी लोग हैं वो इस बात पर भी सहमत हैं कि स्वच्छता पूर्ण रूप से एक बड़ा विचार है जिसके अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, निम्नलिखित बातें होनी चाहिए कि मानव के मलमूत्र या कचरे का सुरक्षित संग्रहण हो, उसका भंडारण हो और उसका उचित तरीके से पुनः उपयोग किया जा सके या उसका निस्तारण किया जा सके ताकि गंदगी जो थी वो ना फैले। ठोस कचरा जो है उसको दोबारा पुनर्चक्रण का प्रबंधन जो था वो किया जाना चाहिए। और इस ठोस कचरे के पुनर्चक्रण वगैरह के बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर पूरा डिटेल से कर लेंगे। फिर है कि पारिवारिक दूषित जल की निकासी है या निस्तारण को पुनः प्रयोग करना या पुनर्चक्रण के उपाय करना कि हमारे घर से जो गंदगी निकलती है उसको हम किस तरह से रिसाइकलिंग करके उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं या उसको किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे गंदगी ना फैले। तूफान के पानी की निकासी की व्यवस्था यानी वर्षा जल है या कोई भी जो पानी वेस्टेज जो जल है उसको हम किस तरह से संग्रहित करें। जो औद्योगिक कचरा है उसका संग्रहण करना, उसका निस्तारण करना, उसका प्रबंधन करना। और जो खतरनाक कचरा है, खतरनाक कचरा कौन सा होता है, जैसे कोई रासायनिक पदार्थ है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है या अस्पतालों से जो कचरा निकलता है जिसके अंदर अनेक प्रकार की दवाइयाँ या केमिकल्स जो होते हैं, तो उनका निस्तारण जो था वो काफ़ी ध्यान से किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे और ज़्यादा बीमारी फैलने का भय रहता है। फिर है स्वच्छता पर ध्यान क्यों। बच्चों, सिंपल सी बात है कि स्वच्छता पे ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए। यदि स्वच्छ मनुष्य होगा तो ही वो देश के विकास के अंदर योगदान दे सकता है। और कहा भी जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जहाँ पे लोगों का शरीर स्वस्थ होगा तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और अगर मस्तिष्क स्वच्छ होगा तो वो देश के विकास के अंदर, देश की प्रगति के अंदर अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। वरना सरकार के जो एफर्ट्स हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो था वो लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम स्वच्छ नहीं होंगे या
स्वच्छ नहीं होंगे या स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम अगर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तो सरकार जो धन या जो विकास योजनाएं लागू करना चाहती हैं उन विकास योजनाएं से पहले उन्हें हमारे स्वास्थ्य की तरफ जो था वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए और अपने आप को बीमारियों से बचाए रखने के लिए जो था वो स्वच्छता ज़रूरी है। ठीक है। और हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि हमें एक तो पीने का पानी जो था वो दूषित नहीं होने देना चाहिए, जो खाद्य श्रृंखला है उसको दूषित होने से बचाना चाहिए, फल सब्जी है या मछलियां हैं उनको भी जो था वो दूषित होने से बचाना चाहिए। नहाने और मनोरंजन के जल से जो था वो जो दूषित हो जाता है उसको भी हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। और मक्खियों और अन्य कीटों के बढ़ने से जो बीमारियां फैलती हैं उनको फैलने से रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब तरीकों को अपना करके हम जो था वो गंदगी फैलने से रोक सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। अब उसके बाद में है स्वच्छता के प्रकार। बच्चों अब हम बात करते हैं कि स्वच्छता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्वच्छता का पहला प्रकार है सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता का मतलब ये है कि जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके अंदर उन पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी लापरवाही पूर्वक तरीके से जो खुले में शौच क्रिया को संपन्न करते हैं या मल त्याग जो करते हैं उससे आसपास के क्षेत्रों में जो थी वो काफ़ी गंदगी फैलती है। और सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच जाने से रोकने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से परिचित कराया जाना चाहिए। सरकार की जो शौचालय निर्माण की योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए ताकि इस सामुदायिक स्वच्छता को हम जो है वो बनाए रख सकें। फिर है शुष्क स्वच्छता। शुष्क स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य है कि शुष्क शौचालय, पेशाब घर आदि अतिरिक्त प्रयासों से है। यानी इस तरह की शौचालय जो हमारे जो बनाए गए हैं उनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना, उन पेशाब घर है उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और केवल हाथ धोना ही इसका उद्देश्य नहीं है कि केवल हाथ धोना ही स्वच्छता है, हमें आसपास में भी जो थी वो स्वच्छता बनाए रखनी है। फिर है पारिस्थितिकी स्वच्छता। पारिस्थितिकी स्वच्छता का मतलब इकोलॉजिकल सैनिटेशन, यानी पारिस्थितिकी स्वच्छता जो है वो क्या है, सामान्य रूप से सुरक्षित कृषि उपायों और स्वच्छता के गहन संबंध से है। यानी कृषि क्षेत्र के अंदर भी हमें स्वच्छता का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कृषि उत्पाद हैं यानी जो कृषि कार्य जो करते हैं उसके अंदर भी हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं या कृषि कार्य के अंदर भी यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसका भी हमें पुनर्चक्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और लोगों के लिए पौष्टिक आहार और जैविक फसलों की पैदावार में अनवीनकरणीय साधनों का प्रयोग को कम करना जो था वो इस परिस्थिति की स्वच्छता के अंतर्गत आता है। फिर है पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में आप सब जानते हैं कि बीमारियां जो हैं उन बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों को नियंत्रित और पर्यावरणीय जो स्वच्छता है के घेरे के में आता है। ठोस कचरा प्रबंधन है, पानी है और या दूषित जल का उपचार करना है, औद्योगिक कचरा उपचार है, ध्वनि प्रदूषण है। यानी जो भी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो जो प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, औद्योगिक प्रदूषण है, उन सबको रोकने के प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। फिर है सुधरी और जिसको इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन कहते हैं। तो इसका संबंध क्या है कि इसका संबंध है हमारे हजारों वर्षों पुरानी जो ग्रह स्तर पर मानव के मलमूत्र त्याग के नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत जो था वो स्वच्छता और पानी की आपूर्ति की देखभाल की जाती है। यानी मनुष्यों को या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मानव जाति है, आसपास के जो लोग हैं उनको खुले में शौच जाने से रोकना चाहिए। उन्हें इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाना चाहिए। फिर है स्वच्छता का अभाव। स्वच्छता के अभाव से क्या तात्पर्य है कि इसका संबंध जो है वो क्या है, सामान्य रूप से शौचालय के अभाव से है। यानी अगर शौचालय होगा ही नहीं तो शौच के लिए उन्हें कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हर घर के अंदर जो था वो शौचालय बनाया जाना जरूरी है और इसका प्रयोग व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक करता है। यानी उस शौचालय का उपयोग भी व्यक्ति के द्वारा जो था वो किया जाना
जरूरी है। फिर है स्वच्छता के अभाव, सामान्यतः खुले में मल मूत्र त्याग और जन स्वास्थ्य विषय के गंभीर संबंध रखता है। यानी अगर शौचालय नहीं है तो वहाँ के परिवार के लोग जो हैं वो खुले में मल मूत्र त्याग करने के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर और दूसरों के स्वास्थ्य के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और इस खुले में शौच जाने के लिए सरकार के द्वारा भी अनेक प्रकार की जो थी वो जन जागृति योजनाएं चलाई जा रही हैं। घर में शौचालय बनाने के लिए अनुदान भी दिए जा रहे हैं। उन सब के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। फिर है पुष्टिकारक स्वच्छता, यानी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन। यानी पुष्टिकारक स्वच्छता का क्षेत्र क्या है? संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला है। यानी इसके अंदर हम पूरी तरह से स्वच्छता को शामिल करते हैं, जिसके अंदर जो उपभोक्ता के अनुभव पर विष्टा या मलमूत्र, दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग, निस्तारण, यानी जिन भी तरीकों से जो थी वो गंदगी फैलती है उन हर तरीकों को रोकने का प्रयास किया जाता है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन भी तरीकों के माध्यम से गंदगी फैल रही है उन सब तरीकों को रोकना या उन उपायों को करना जिससे हम आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता को बनाए रख सकें। तो ये कुछ स्वच्छता के प्रकार थे। उसके बाद में है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो था वो सरकार का एक विषय है और इसके तहत भी जो था वो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग देने के उद्देश्य से 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो था वो लागू किया गया था। उसके बाद में 1 अप्रैल 1999 से इस कार्यक्रम में संशोधन करके इसे पूर्ण स्वच्छता अभियान की संज्ञा दी गई और उसके बाद में इसका नामकरण निर्मल भारत अभियान भी कर दिया गया। यानी ये सब जो कार्य हैं वो सरकार के क्या है, स्वच्छता के अभियान के लिए ही किए गए प्रयासों के ही अलग अलग योजनाओं को नाम परिवर्तित करके चलाए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि सामुदायिक संतुष्टि का दृष्टिकोण को अपना करके ग्रामीण भारत को निर्मल भारत के अंदर परिवर्तित करना। 2022 तक जो था वो सभी ग्रामीण परिवार जो हैं उनको 100% स्वच्छ करना और हर घर के अंदर शौचालय की व्यवस्था करना, ये निर्मल भारत की कई योजना है। और फिर 2 अक्टूबर 2014 को इसे नया नाम क्या दे दिया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अरे भाई ये किसके नाम पे आ रहा है? यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट जो प्रबंधन है उन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना। यानी गांव के अंदर प्रत्येक घर के अंदर शौचालय का निर्माण हो जाए, जिससे भारत जो है वो हम ये कह सकते हैं कि खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण हो सके। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये से बढ़ा करके उन्होंने 12,000 रुपये कर दिए ताकि हर घर के अंदर जो था वो शौचालय बन सके। फिर है शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता। देखो, शहर की जो संरचना है वो गाँव से अलग होती है और शहरों के अंदर जनसंख्या का दबाव भी अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे जो था वो स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे गंदगी जो फैलती जो है वो भी ज़्यादा है क्योंकि जनसंख्या का दबाव वहाँ पे ज़्यादा है। और इसके लिए सरकार जो थी वो अनेक प्रकार की योजनाएं भी चला रही हैं, जिसके अंदर प्रमुख योजनाएं जो थी वो कौन सी हैं? जैसे पहला जो है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाता है कि शहरी गरीबों को आवास के विकास और क्षमता के लिए सहायता दी जाती है। शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंदर शहरों में आवास और गंदी बस्ती उन्नयन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी कि जो गंदी बस्तियां, जो छोटी छोटी कच्ची बस्तियां जो बन जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके सुधार के लिए जो थे वो कार्य योजनाएं जो थी वो चलाई जा रही है। राजीव आवास योजना, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर जो स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड क्या हैं कि क्या क्या इसके अंदर शामिल किया गया है, तो इसके अंदर जो बातें शामिल की गई हैं उसके अंदर आता है पहला तो कि प्रतिष्ठान प्रबंधक को
प्रदूषण के स्रोतों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जो प्रदूषण स्रोतों से घरेलू जानवरों, दूषित पानी, रासायनिक पदार्थ या अन्य प्रदूषक पदार्थ जिसमें शामिल होते हैं उनसे हमें दूरी रखनी चाहिए, यानी इनसे बच करके रहना चाहिए। प्रबंधक जो होता है, जो मैनेजमेंट करता है, उसको चाहिए कि वो खराब, बदबू या हानिकारक गैसों जैसे तेज़ गंध वाली गैस है या धुआं है या भाप की निकासी के लिए रोशनदान के लिए ये निकासी यंत्र लगवाएं ताकि उनसे ये हवा या गैस जो थी वो वहाँ से निकल सके। कार्यस्थल को गंदगी से अच्छी तरह से अलग रखा जाए और दीवारें और फर्श और छत को भी गंदा न होने दिया जाए। कच्चे माल की प्रोसेसिंग का जो कार्य किया जाता है, यानी उसको जो परिवर्तित किया जाता है, उसकी उत्पादन प्रक्रिया है, रूम है, उसमें पैकिंग रूम जो थे वो अलग अलग होने चाहिए। गंदे पानी को साफ करने और अन्य गंदगी व्यवस्था को रोकने के लिए संयंत्र लगाए जाने चाहिए। उनको रिसाइकलिंग की व्यवस्था भी वहाँ पे होनी चाहिए। फर्श, दीवार और छत को वाटरप्रूफ पदार्थों से साफ किया जाना चाहिए। जो खिड़की या रोशनदान है, नालियाँ हैं, चूहों, धूल व हानिकारक जीवाणु को रोकने के उपकरण लगाए जाने चाहिए ताकि गंदगी वहाँ से ना आ सके। और खाद्य पदार्थों को बनाते समय और पैकिंग करते समय स्वच्छ और रोगाणु मुक्त और कीटाणु रहित स्टील के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि पैकिंग करते वक्त उसके अंदर कोई कीटाणु रह जाते हैं तो उससे वो आगे लोगों को बीमारियां फैलाने का कारण बनते हैं। पदार्थों को ठंडा करने और पुनः अधिक ठंडा और गर्म करने के स्थानों पर थर्मामीटर लगे होने चाहिए कि हमें ठंडा करना है तो कितने डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा होना चाहिए, फिर उसको अगर वापस गर्म करना है तो उसको कितने डिग्री तक गर्म किया जाना चाहिए। उसके मापन करने के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर थर्मामीटर लगे होने चाहिए। जो आराम कक्ष है उसके अंदर फ्लश टॉयलेट और गंदगी रोकने के उपकरण लगे हों। वाटरप्रूफ सेफ्टिंग टैंक होना चाहिए ताकि गंदगी का बहाव बाहर ना हो सके। रेस्ट रूम के अंदर हाथ धोने और पोंछने के लिए वॉशिंग स्टैंड होने चाहिए। मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन संबंधी भंडारण कक्ष, उत्पादन कक्ष और पैकिंग कक्ष को पूर्णतया जो है वो पूर्ण तरीके से प्रबंधित किए जाने चाहिए। तो इन सब तरीकों को अपना करके हम स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है ठोस कचरा प्रबंधन, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड बाय।